हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 51 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आधुनिकीकरण के रास्ते से संबंधित रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जापान ने रूस के विरुद्ध आक्रामक होने के लिए रूस के संधिबद्ध देशों फ्रांस तथा जर्मनी से अनौपचारिक सहायता प्राप्त की थी। ये सही नहीं है। जनवरी 1902 में आयोजित एंग्लो जापानी समझौते ने कोरिया पर जापान की सशक्त अभिरुचि को पहचान दी। ये सही है। ब्रिटेन का जापान के साथ समझौता मंचूरिया में रूस के विस्तार को रोकने का माध्यम समझा गया और बक्सर विद्रोह के बाद मंचूरिया पर रूस का कब्जा जापान द्वारा संभावित खतरे के रूप में देखा गया। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कामोडोर पेरी सबसे पहले येडो खाड़ी में डैश में उतरे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 जुलाई 1853 को। कामोडोर मैथ्यू पेरी सबसे पहले येडो खाड़ी में 8 जुलाई 1853 में उतरे थे। 1853 में अमेरिका ने पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। कानागावा की संधि ने जापान के उद्घाटन को चिन्हांकित किया जिस पर 31 मार्च 1854 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार 2 बंदरगाह अमेरिकी जहाज़ों के लिए खोल दिए गए और संयुक्त राज्य को थोड़ा बहुत व्यापार करने की इजाज़त दे दी गई। जापान 4 बड़े द्वीपों की एक श्रृंखला जिसमें होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू द्वीप शामिल हैं। इनमें से होन्शु द्वीप में मुख्य जापानी संस्कृति पाई जाती है और यहीं पर मुख्य शहर स्थापित है। जापान ने ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी 1873 को अपनाया था। 1870 के दशक से जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया था। आधुनिक विचारों पर जोर देने के लिए साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। जापान के निकटतम पड़ोसी देश रूस, चीन, कोरिया और फिलीपींस है। अगला प्रश्न है, कानागावा की संधि जिसने जापान के उद्घाटन को चिन्हांकित किया पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31 मार्च 1854 को। अगला प्रश्न है, जापान में 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। इनमें से किसमें मुख्य जापानी संस्कृति पाई जाती है और इसके मुख्य शहर स्थापित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होन्शु। अगला प्रश्न है, जापान ने ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1873 को। अगला प्रश्न है, जापान के निकटतम पड़ोसी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस, चीन, कोरिया और फिलीपींस। अगला प्रश्न है, जापान में किस वर्ष में मेजी पुनः स्थापन अथवा मेजी क्रांति हुई?
इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1868 में। जापान में 1868 ईस्वी में मेजी पुनः स्थापना अथवा मेजी क्रांति हुई। इससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। इस क्रांति के पहले शोगुन उपाधि वाले सैनिक तानाशाह यहाँ राज करते थे। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले इनमें से किस जापानी दार्शनिक को शिंटो और कन्फ्यूशियसी मान्यताओं से सम्मिश्रण का श्रेय दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हायाशी रजान। 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने से पहले जापानी दार्शनिक हायाशी रजान को शिंटो और कन्फ्यूशियसी मान्यताओं से सम्मिश्रण का श्रेय दिया जा सकता है। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। अगला प्रश्न है, 1867 में शाही सिंहासन पर चढ़कर 14 वर्ष की उम्र में मेजी का खिताब किसने लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुत्सुहितो। 1867 में शाही सिंहासन पर चढ़कर 14 वर्ष की उम्र में मेजी की खिताब मुत्सुहितो ने लिया था। अमेरिका के कामोडोर मैथ्यू पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण टोक्यो किया गया, जिसका मतलब पूर्वी राजधानी है। सम्राट मेजी ने नया संविधान 1889 में जारी किया था। 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। जापान ने मेजी अवधि के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अगला प्रश्न है, जापान सम्राट जिन्होंने मेजी या प्रबुद्ध शासक का खिताब स्वीकृत किया था, उनका नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुत्सुहितो। अगला प्रश्न है, सम्राट मेजी ने नया संविधान किस वर्ष जारी किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1889 में। अगला प्रश्न है, जापान ने निम्नलिखित में से किस काल के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजी अवधि। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में टोकुगावा शासन का तख्ता पलटकर मेजी सरकार की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1868। 1868 में टोकुगावा शासन का तख्ता पलटकर मेजी सरकार की स्थापना की गई। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया, अर्थात तोकुगावा या टोकुगावा काल मेजी बहाली के पहले आया था। मेजी पुनः स्थापन या स्थापना में ईतो हिरोबुमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने जापान में मेजी संविधान का प्रारूप तैयार किया और जापान का प्रथम प्रधानमंत्री बना। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डायट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बल का कमांडर था। यद्यपि 1889 में प्रधानमंत्री ने आदेश पारित किया था कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, तोकुगावा काल किससे पहले आया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजी बहाली से। अगला प्रश्न है, मेजी पुनः स्थापन में किसने जापान के मेजी संविधान का प्रारूप तैयार किया और जापान का प्रथम प्रधानमंत्री बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईतो हिरोबुमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेजी पुनर्स्थापना की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्सुमा चोसु टोसा और हाइजेन सेना नायक आपस में लड़ते रहे। शासन की डुल व्यवस्था जो कि सम्राट एवं शोगुन की थी समाप्त हो गई। ये मेजी पुनर्स्थापना की विशेषता है। राष्ट्रीय शासन का बढ़ना भी इसकी विशेषता है और जापान की पृथक्करण की नीति का अंत ये भी इसकी विशेषता है। सत्सुमा चोसु टोसा और हाइजेन सेना नायक आपस में लड़ते रहे, यह विशेषता मेजी पुनर्स्थापना की नहीं है। मेजी पुनर्स्थापना के तहत शासन की डुल व्यवस्था जो कि सम्राट एवं शोगुन की थी समाप्त हो गई एवं राष्ट्रीय शासन का महत्व बढ़ा तथा जापान के पृथक्करण की नीति का अंत हुआ। मेजी सुधारों ने जापानी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण प्रारंभ किया। इसके लिए कृषि पर कर लगाए गए। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए आधुनिक मशीनें यूरोप से आयात की गई। सम्राट मेजी ने प्राचीन सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं को बदलकर नवीन संरचनाओं को स्थापित किया, अर्थात पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। राजस्व सुधारों के अंतर्गत समुराई वर्ग के आर्थिक विशेषाधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मेजी सुधारों के अंतर्गत अनिवार्य सैन्य भर्ती को प्रारंभ किया गया। इसमें 20 वर्षों से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट मेजी के अधीन जापान के सैन्यीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवीन मेजी सरकार ने कबीलाई युद्ध नेताओं चोसु सात्समा तोशा और हाइजेन को आपसी भूमि सम्राट को समर्पित करने के लिए विवश किया। ये इसका लक्षण नहीं था। सम्राट मेजी के अधीन जापान के सैन्यीकरण का लक्षण नहीं था। नवीन मेजी सरकार ने कबीलाई युद्ध नेताओं चोसु सात्समा तोशा और हाइजेन को अपनी भूमि सम्राट को समर्पित करने के लिए विवश किया। सम्राट मेजी ने जापानी सैन्यीकरण के अधीन राष्ट्र के एकीकरण के लिए पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने प्राचीन सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं को बदलकर नवीन संरचनाओं को स्थापित किया। समुराई वर्ग के आर्थिक विशेषाधिकारों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, अर्थात सेना के नवीनीकरण के लिए मेजी नेताओं ने सेना में अनिवार्य सैन्य भर्ती को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान में भूकंप आते रहते हैं लेकिन बारिश बहुत कम होती है। ये सही नहीं है। जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ भूकंप आते रहते हैं लेकिन बारिश बहुत कम होती है, कथन सही नहीं है। जापान की मुख्य फसल चावल है और यह विश्व का शीर्ष मछली पकड़ने वाला देश है। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। जापान में मछली को प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। यहाँ कच्ची मछली सशिमी या सुशी सेहतमंद होने के कारण विश्व में प्रसिद्ध थी। यहाँ एक छोटी सी जगह पर केंद्रित कंटेनर और समुद्री शिपिंग के लिए बंदरगाहों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक जापानी इतिहास में जायपतसु शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक व्यापारिक परिवारों का वर्ग।
आधुनिक जापानी इतिहास में जायपत्सु या जैबत्सु शब्द का अर्थ आर्थिक व्यापारिक परिवारों का वर्ग है। 1872 में जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसे कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों से होने लगा। जैपत्सु का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। जापान देश ने नारा उठाया कि एक समृद्ध देश और एक मजबूत सेना। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। वहीं पर दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे ने तर्क पेश किया कि अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नारा उठाया एक समृद्ध देश और एक मजबूत सेना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है, जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल हिदेकी टोजो। जापान में 1941 में जनरल हिदेकी टोजो ने आक्रामक सरकार का नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी। ये जापान के एक सैनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता थे। 1940 में इन्हें युद्ध मंत्री और 1 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण के पश्चात टोजो ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मरियाना द्वीप समूह पर अमेरिका के सफल आक्रमण के परिणाम स्वरूप जापानी सरकार इतनी निर्बल हो गई कि टोजो को कर्मचारी वर्ग के प्रमुख का पद त्याग देना पड़ा। 1945 में जापान की औपचारिक आत्मसमर्पण के उपरांत टोजो ने आत्महत्या का प्रयास किया, किंतु अस्पताल में उसकी जान बच गई। बाद में उसे सैनिक अपराधी ठहराकर उस पर अभियोग चलाया गया और दिसंबर 1948 को प्राण दंड दे दिया गया। अगला प्रश्न है, मेजी काल में जापान ने किन 2 देशों कंपनियों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन और रूस। मेजी काल में जापान ने चीन और रूस देशों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की थी। चीन जापान युद्ध कोरिया के नियंत्रण के लिए चीन और जापान के बीच संघर्ष था। अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाकर जापान ने 1895 में चीन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और उसे पराजित कर दिया। मंचूरिया, फिलीपीन और कोरिया स्थान पर जापान का राजत्व फैलाने की महत्वाकांक्षा थी। जापान ने फोर्मोसा को, जो चीन प्रदेश था, अपने साम्राज्य में मिला लिया और चीन को कोरिया की, जिस पर चीन का अपने अधिराज्यत्व का दावा था, स्वतंत्रता को मान्यता देने पर मजबूर किया। कोरिया ने जापान का उद्देश्य देने पर मजबूर किया। कोरिया में जापान का उद्देश्य कोरिया की स्वतंत्रता बनाए रखना नहीं, बल्कि वहां से चीन के प्रभाव को समाप्त करना था। 1904 से 5 में रूस जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जापान विजयी हुआ। दक्षिणी मंचूरिया को जापानी प्रभाव क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1905 में जापान ने कोरिया को अपना संरक्षित राज्य बना लिया और 1910 में उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, चीन जापान युद्ध डैश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया के नियंत्रण के लिए चीन और जापान के बीच संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापान का राजत्व फैलाने की महत्वाकांक्षा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंचूरिया, फिलीपीन और कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद आरोपित नहीं किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, युद्ध के अपराधों के लिए जापान के सम्राट पर मुकदमा चलाना तथा अपराधी ठहराया जाना।
युद्ध के अपराधों के लिए जापान के सम्राट पर मुकदमा चलाना तथा अपराधी ठहराया जाना द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद आरोपित नहीं किया गया था। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हारकर खत्म हो गई। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथा कथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन तथा जापानी अर्थव्यवस्था में जापानी जायबत्सुस का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरे राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जापान ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृहद ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरे राज्यों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जापान ने वृहद ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। अगला प्रश्न है, 1904 से 5 में रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्ट्समाउथ की संधि। 1904-5 के रूसी जापानी युद्ध को पोर्ट्समाउथ की संधि से समाप्त किया गया। जापान रूस से नाराज था क्योंकि उसने सख्ती से प्राप्त लियाओडोंग से उसका अधिकार छीन लिया था और रूस मंचूरिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। 10 फरवरी 1904 को रूस जापान युद्ध शुरू हो गया। जापान ने रूस को स्थल और समुद्र पर निर्णायक पराजय दी और अंततः अमेरिका के हस्तक्षेप और मध्यस्थता से 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ में दोनों के बीच संधि हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।